इंजीनियर साहब क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं बात करनी चाहता हूँ एथियज्म के बारे में। जी। आपका मॉरल वैल्यूज का क्या क्राइटेरिया है? मॉरल मॉरल वैल्यूज का क्राइटेरिया जो है कि वो इंसान की सोच से आता है। इंसान कोई भी नए प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर वो साइंस की रोशनी में, मुशाहिदे की रोशनी में उसके ऊपर बहस करता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखता है और उसके ऊपर फिर लेजिस्लेशन करता है और उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देता है कि क्या ये चीज़ माशरे में अलाउ की जा सकती है या नहीं की जा सकती। उसके अंदर काफ़ी और फ़लसफ़े की ब्रांचेज आ जाती हैं। यूटिलिटेरियनिज्म होता है, जैसे कॉन्सिक्वेंशलिज्म होता है कि नतीजा क्या निकल सकता है इस चीज़ का, या इस चीज़ का क्या इंसानियत को इससे कोई फ़ायदा है या नुकसान है। तो ये वो सारी चीज़ें जो इंसान की सोच का नतीजा होता है, जिसके ऊपर बैठ के हम फिर फैसला करते हैं कि क्या ये चीज़ सही है मुआशरे के लिए या ये चीज़ गलत है। और मज़े की बात यह है कि यही बुनियाद बाकी मजहब, बाकी जो सो कॉल्ड मॉरल सिस्टम्स हैं, वो भी इसी को अपनाते हैं, वो भी यही लॉजिक को अपनाते हैं। और जो मजाहिब जो है, कुछ वैल्यूज वो ऐसी लगती हैं कि हमें मजहब ने ये वैल्यू दी है, ये इखलाकियात की वैल्यू दी है, हालांकि वो इखलाकियात ने नहीं दी होती, वो भी इंसान के मुशाहिदे ने और उसकी सोच ने इस बात का फैसला किया होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें शहर बनाने हैं, बस्ती बनानी है, तो हमें जान और माल की हिफाजत करनी पड़ेगी, लोगों के जान और माल की हिफाजत करनी पड़ेगी। तो ये इंसान की सोच और मुशाहिदे का नतीजा, ये मजहब से नहीं आती, कोई भी चीज़ मजहब से नहीं आती। अच्छा हारिस, ये जो वो भाई थे ना, उन्होंने एक इमेज भेजी हुई थी, ठीक उसको है। अभी अच्छा कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं, पहले खालिद इसको खत्म कर परवेज लें। साहब, जी। आप क्या समझते हैं कि एथीज्म मतलब आपका क्वेश्चन क्या है? आप क्या समझ रहे हैं? एथीज्म की मोरालिटी क्या होनी चाहिए, या एथीज्म की मोरालिटी कहाँ से आती है, ये बात पूछना चाह रहे हैं आप? जी। जी जी, हम मेन इसको बात ये है। जी जी, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें हमारे डिफरेंट ओपिनियंस आएंगे। कुछ लोग कहेंगे जी ठीक है, ये होना चाहिए। कुछ लोग इसकी मुखालफत करेंगे। तो हम इसको किस तरह, किस रेफरेंस से देखेंगे कि इसको अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं? तो ये बड़ा एक मुआशरे के अंदर एक डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा, और एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो उस सिलसिले में आप ये देखिए ना कि लोगों के ओपिनियंस किस तरह चेंज होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ये ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जी ये, अब मेडिकल देखिए, हाँ, वो मैं मेडिकल आपको बता साइंस देता हूँ। कहती है, हाँ जी, मेडिकल साइंस क्या कहती है? मेडिकल साइंस कहती है कि लड़की की शादी 25 साल से पहले नहीं होनी चाहिए, ताकि उसके सारे जो बॉडी है वो डेवलप हो जाए, अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए, मैच्योर हो जाए। लेकिन कुछ लोग कहेंगे जी नहीं, 18 साल भी बेहतर है। कुछ शायद 16 साल का भी कह दें। ये है मेरा मसला। जी हाँ, मगर मोरालिटी का क्वेश्चन जो है ना, वो बड़ा। एक तो बात यह है कि इन्होंने मोरालिटी की ठेकेदारी ले ली है। मार्क ट्वेन ने कहा था कि द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड इन ह्यूमन हिस्ट्री इज दैट मोरालिटी वाज हाईजैक्ड बाय रिलीजन। मगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मोरालिटी की जो बेसिस है ना, वो एवोल्यूशनरी है, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से जुड़ी है। आज एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, जो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बड़े एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। इंसान का बच्चा 6 माह के बाद ही अच्छाई और बुराई की तमीज रखना शुरू कर देता है। कोई इस्लाम उसे नहीं बताता, कोई क्रिश्चियनिटी, कोई दुनिया का मजहब नहीं उसे बताता। माँ बाप उसे, अभी जिसको लफ्ज नहीं बोलने आते, वो अच्छाई और बुराई को पहचानता है। कैसे? 6 माह से 1.5 साल के बच्चों के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और एज अर्ली एज तकरीबन 6.5 7 माह के ऊपर ही बच्चों में ये एबिलिटी आ जाती है। बच्चों को एक कंप्यूटर के ऊपर एक 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 डायग्राम दिखाई जाती थी, एक एनिमेशन। उस एनिमेशन में क्या होता था? एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक 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 ट्राइंगल है जो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और वो बेचारा बार बार नीचे गिर जाता है। तो वो क्या करते हैं, फिर एक एक सर्कल वहां से गुजरता है, और सर्कल उसकी हेल्प नहीं करता और उसे देख के चला जाता है वहां से, ठीक है। फिर एक स्क्वायर आता है कि वो क्या करता है, वो उस ट्राइंगल की हेल्प करता है और उसे ऊपर चढ़ा देता है, ठीक है जी, वो ऊपर चढ़ जाता है। अब बच्चों को बाद में स्क्रीन पे ऑप्शन दिया जाता है कि आपने इनमें से क्या चूज करना है। तो सारे बच्चे क्या चूज करते हैं? वही हेल्पफुल स्क्वायर को चूज करते हैं, जो कि उस ट्राइंगल की मदद कर रहा था ऊपर चढ़ने में। बच्चों में
इतनी छोटी उम्र में मदद करने का जज्बा पैदा हो जाता है। फिर तकरीबन 1 साल के बाद जब बच्चे टॉडलर होते हैं, रेंगना शुरू करते हैं, 4 पांव पे चल, हाथों पे चल रहे हैं, हाथों पांव पे, उस टाइम अगर फर्ज करें कि आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं और वो चीज नीचे किसी चीज के छुपी हुई है और बच्चा जमीन पे फिर रहा है, तो उसको पता है कि वो कहाँ है, ठीक है। तो बच्चा आपको वो चीज जो आप ढूंढ रहे हैं, अगर उसको पता है ना कि जूती ढूंढ रहा है या कोई और चीज, चाबी ढूंढ रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, बच्चा आपको ढूंढ के ला देगा, जी जी ठीक है। और तकरीबन 4 साल की उम्र के बाद बच्चे ये भी जज करने लग जाते हैं, तकरीबन 3-4 साल की उम्र में, कि जो बंदा हेल्प करता है वो उसकी हेल्प करते हैं और जो नहीं करता उसकी वो हेल्प नहीं करते, वो उसको बुरा समझते हैं। मगर फिर अब मजहब की एक सबसे बड़ी मसला ये था कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सब समझते हैं कि इंसान गुनाहगार है, इंसान बहुत घटिया पैदा होता है, इंसान के अंदर बुराई है। अब इवन के क्रिश्चियनिटी में तो लिखा है ना कि तू बचपन से ही बदकार और गुनाहगार था, ठीक है, वो ये लिखता है, बाइबल में ये लिखा हुआ है। इस्लाम में भी इसके शैडो नजर आते हैं हमें, ठीक है। इस तरह खुल के नहीं की हो सकता, कहीं की भी हो, मुझे नहीं पता, मगर क्रिश्चियनिटी में और जूडाइज्म में तो लिखा हुआ है कि तू बचपन से ही बदकार था, तू बचपन से ही बुरा था, ठीक है जी। तो मगर आज जो साइंस की रिसर्च है वो इसके ऑपोजिट जो है ना, सारा कुछ हमें साबित कर रहा है, सब कुछ इसके ऑपोजिट है। इंसान बचपन से अच्छा होता है, इंसान की जो सोसाइटी है वो पैदा ही इस तरह हुई है, उसकी एवोल्यूशन ऐसी हुई है कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं हम लोग। इंसान में ये एबिलिटी है। अगर 2 चिंपैंजीज को कहें कि बगैर किसी मतलब के एक दूसरे की हेल्प करें, वो नहीं करते, मगर इंसानों में 2 लोगों को बगैर किसी मकसद के भी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और इंसानी सोसाइटी, इवन के अब कुछ लेटेस्ट रिसर्च ये भी सामने आ रही है कि शायद इंसान और नेएंडरटॉल की एक्सटिंक्शन और नॉन एक्सटिंक्शन के बीच में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इंसान नेएंडरटॉल से भी ज्यादा कोऑपरेटिव था, क्योंकि नेएंडर, और इस बात का अंदाजा अब साइंसदानों को देखें कैसे अंदाजे होते हैं इन बातों के। कि नेएंडरटॉल के जो ग्रुप होते थे ना, वो इंसान से छोटे होते थे, वो मेरे ख्याल 80 का होता था, मुझे अब याद नहीं है, इंसान का 150 का होता था। तो इंसान का जो जो सोशल सिस्टम है ना, वो ज्यादा बड़ा था, और इंसान बगैर किसी वजह के एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अगर वो देखें कि दूसरा बहुत। और ये प्रोपोर्शन, इस बारे में प्रॉपर रिसर्च हो चुकी है कि 95% लोग सोसाइटी के वो बुराई करने में यकीन नहीं रखते, वो अच्छे इंसान बन के रहना चाहते हैं, वो दूसरे की मदद करना चाहते हैं। हाँ, अगर उनको कोई बहुत शदीद उनको नुकसान ना हो रहा हो, और सोसाइटी में ऐसा भी प्रोपोर्शन है कि जो खुद का नुकसान लेके भी दूसरे का फायदा करते हैं। ये भी तकरीबन को 20% आबादी ऐसी है जो सोसाइटी में ऐसी एग्जिस्ट करती है कि अगर उसको लगे कि जी वो दूसरे को बचाते हुए उसकी अपनी जान जा सकती है, वो फिर भी उसकी जान बचाने की कोशिश करेगा। इसके भी लेवल्स हैं, और कुछ एक्सट्रीम एल्ट्रुइस्टिक जिन लोगों को कहा जाता है, वो ऐसे भी हैं कि 3 से 4% लोग ऐसे भी हैं कि फर्ज करो एक ट्रेन की पटरी पे कोई फंस गया है और दूसरे बंदे को पता है कि वो खुद भी मार सकता है उसे बचाते हुए, तो बचाने की कोशिश करता है, और ऐसे लोग मरते भी हैं बहुत। फायर फाइटर्स इस बात की निशानी है, और बहुत से लोग हैं ऐसे, कोई डूबता हो तो डूबते को बचाने के लिए खुद मर जाते हैं। तो ये इंसान के अंदर अच्छाई, ये मजहब कहता है कि इंसान के अंदर सिर्फ बुराई एग्जिस्ट करती है, नहीं, इंसान के अंदर अच्छाई एग्जिस्ट करती है, और इंसान नेचर वाइज गुड होता है। सोसाइटी उसकी आसपास की जो चीजें हैं वो उसको बुरा बना देती हैं, उसकी कंडीशनिंग फिर बुरी की जाती है तो वो बुरा बनता है। वैसे इंसान बुरा नहीं होता, वैसे इंसान जनरली गुड होता है, अच्छा होता है। मगर अब हम ये बात करते हैं कि सोसाइटी में रूल्स और रेगुलेशंस कैसे बनेंगे। जैसे कि आपने एक मिसाल दी कि 25 साल से कम उम्र की लड़की को चाइल्ड बेयरिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ये बात ठीक है, और साइंस जो कहती है हम उस बात को मानेंगे, ठीक है। एथियस्ट की बात ये है, मगर इससे आगे कुछ बातें हैं, जैसे कि एक मैं क्वेश्चन करता हूं, बहुत से लोग कहते हैं कि एथियस्ट को मोरालिटी कहां से आएगी। तो पहली तो मैंने आपको बात बता दी कि एथियस्ट होते हुए मोरालिटी इंसान के अंदर रहेगी, क्योंकि हमारा जेनेटिक मेकअप, हमारा सेरिब्रल मेकअप, हमारी न्यूरो साइंस ही ये कहती है कि हम असल में अच्छे लोग हैं, ठीक है। दूसरी बात, खालिद साहब, कभी आपका इंसान का गोश्त खाने को दिल किया? नेवर। क्यों नहीं करता? हमारी नेचर में ये चीज है। हाँ, क्या क्या हमें मजहब ने बताया कि नहीं करता? सोसाइटी ने, किसी ने हमें कभी बताया ही नहीं है कि इंसान का गोश्त नहीं खाना। कोई दुनिया का बंदा नहीं है जिसने हमें कभी बताया हो कि वो इंसान का गोश्त नहीं खाना। हमें हमें खुद ही पता है। वो तो बहुत सी वो चीजें ये कुदरती तौर पर इनबिल्ट है। हमारे, जय जय, हाँ, ये कुदरती तौर मोरालिटी पर भी जो है हमारे ना, इनबिल्ट है। ये हम्म। मोरालिटी भी हमारे अंदर इनबिल्ट है। अगर कोई ये कहें कि मजहब निकल जाएगा तो मोरालिटी चली जाएगी, नहीं, इससे बड़ी गलत फहमी कोई नहीं है। मोरालिटी अंदर ही है, ये अंदर है, और इतनी स्ट्रांग है कि ये मजहब के बगैर और मजहब के होते हुए दोनों में काम करती है। इवन के मजहबी लोग जिनको ये कह दिया जाता है कि दूसरे का सर तन से जुदा कर दो, उनको भी हमेशा ये ख्याल इसलिए आता है कि मैं ना करूं, क्योंकि वो
उनकी जो अंदर असल इंसानियत है वो बोलती है। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, ह्यूमनिज्म इंसानियत। ईदी साहब ने ऐसे ही नहीं कहा था कि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है, इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं, ठीक है, इसलिए कि एग्री। शायद ईदी साहब ये बातें समझते थे, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, चलें एक और तो बात आप करें। एक सिचुएशन। एक जी एक जी एक छोटा सा मैं स्टेटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, तो दूसरा इसी के ऊपर एक्सपैंड करते हुए कि एथियस्टिक सोसाइटीज जो हैं, ये इस चीज़ का भी सबूत है कि उन एथियस्टिक सोसाइटीज में क्या क्राइम ज़्यादा है या नहीं। मैं ये नहीं कहता रिलीजन की वजह से लोग क्राइम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ ये जो समझा जाता है कि रिलीजन्स आपको पायस बनाते हैं, रिलीजन्स आपको बेहतर इंसान बनाते हैं, ये एक मिथ है। उसकी एक एग्जांपल ये कि जो नॉन रिलीजियस सोसाइटीज़ हैं, आप वहाँ पे देखिए, उधर कोई आपको आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्राइम नहीं मिलेगा। और ये एक नया स्टेटिस्टिक मैंने बुक में भी अपना शेयर किया था, लेकिन ये एक तो थोड़ा उससे ज़्यादा रीसेंट है। ये अमेरिका की प्रिजन पॉपुलेशन है, और इसमें देखें कि प्रोटेस्टेंट्स जो है उनकी प्रिजन में वो 28% वो हैं, लेकिन उनकी जनरल पॉपुलेशन 44% है। आप यहाँ पे कहेंगे हाँ भाई ये तो ठीक है। कैथोलिक की उतनी ही है जितनी प्रिजन की पॉपुलेशन है। मुसलमानों की देखें 8.4% मुसलमान जेलों में, जबकि वो जनरल पॉपुलेशन का 0.6% बनाते हैं। ये मेरा ख्याल आई थिंक दिस इज मे बी 2000, ये ईयर 2000 का है। और आप एथियस्टों को देखें, और एथियस्टों की भी कम है, वैसे 1% के करीब यहां पे है, और ये 0.1% है प्रिजन पॉपुलेशन। तो ये इतना जरूरी नहीं है कि जो आप रिलीजियस जो लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं वो मॉरल हो जाते हैं। ये एक मिथ है। ये समझा जाता है कि अगर हमें, जैसे आपको बताया, आप इंसान का गोश्त नहीं खाते, और इसको हम अलाउ इसलिए भी नहीं कर सकते, अगर फॉर द पॉइंट जो रखा कि ये नेचुरल है, ये हमारे अंदर इनंडेटेड चीज़ है, हम कराहत वाली चीज़ों से, इनको नेचुरल टैबूज कहते हैं। नेचुरल टैबूज का भी मकसद आप देखेंगे, घोड़ा भी अपने टांगों को ज़्यादा फैला के जब वो पेशाब कर रहा होता, तो कोशिश कर रहा होता उसकी छींटे उसके ऊपर ना पड़े। अब उसने नमाज पढ़नी होती है, उसकी क्या वजह है? बिकॉज देयर इज अ नेचुरल टैबू बिहाइंड दैट, क्योंकि ये चीज़ें हार्मफुल होती हैं आपके लिए। और ओवर द पीरियड ऑफ सक्सेसिव जनरेशंस उनको इस चीज़ का एहसास हो जाता है, सोच के नहीं, इंस्टिंक्ट का हिस्सा बन जाते हैं, उनकी नफ्स का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये एक मिथ है कि रिलीजन के ही वजह से इंसानों में मोरालिटी आती है। अगर रिलीजन ख़त्म कर देंगे तो लोग इंसान का गोश्त खाने लग जाएंगे, लोग अपनी बहनों के साथ बच्चे पैदा करने लग जाएंगे, वगैरह वगैरह। ये मिथ बताई जाती है कि हाँ हमें ना छोड़ना, वरना अगर छोड़ दोगे तो ये हो जाएगा। जी बिल्कुल, आई एग्री 100% के। और वैसे भी आजकल देखिए, मजहब की बजाय साइंटिफिक बेसिस पर फैसला किया जाता है कि कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज नहीं है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, मुझे मोबाइल पर ये सिग्नल तो आ जाता है कि फलां बंदा जो है वो लाइव है, लेकिन मैं जब ढूंढता हूं तो मुझे मिलता नहीं है। ये थोड़ा सा गाइड करें, कोई आपका टाइम शेड्यूल होता है, टाइम टेबल है, और किस तरह ये अभी मैं देख रहा था, मुझे सिग्नल आया था कि महालीज सरकारी लाइव है। मैं उनको ढूंढते ढूंढते आप आ गए सामने। तो ये जरा बताइए ये किस नहीं, तरीके वो से ढूंढा लाइव की जाता है? नोटिफिकेशन जो है ना, वो आप देखा करें कि उस पर आपने सेट नोटिफिकेशन करनी होती है। फिर जब आपको, पहले वो आपको ये बताता है कि ये फलां टाइम लाइव होगा, फिर आप जब नोटिफिकेशन सेट करते हैं, फिर आपको सिर्फ लाइव की नोटिफिकेशन जाएगी जब लाइव होगा। ठीक है, तो आपने सेट नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना जब भी आए, जब फिर आप कोई लाइव होगा फिर आपको आएगा इज लाइव। ठीक है, अभी आपको इज लाइव वाले नोटिफिकेशन मेरे ख्याल में नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी जी। तो आपका कोई परमानेंट शेड्यूल भी है? हाँ, मेरा परमानेंट, हारिस का परमानेंट शेड्यूल है फ्राइडे, मेरा परमानेंट शेड्यूल है सैटरडे, और हर एक वेडनेसडे छोड़ के अगला वेडनेसडे। ठीक है, और वैसे ये हमने इल्हाद का टीका शुरू किया है, ये हर 2 वीक्स में एक बार हमारा कमिटमेंट है, एटलीस्ट 2 वीक्स में एक बार। अगर हारिस के पास भी टाइम हो और मेरे पास भी टाइम हो तो हम हर वीक देख लेंगे। मतलब ये आप देखेंगे शायद ये 3 स्ट्रीम्स एक मंथ में हो जाए करेंगे, ये वाला मेरा जाना। ठीक है, तो ये बताइए कि फ्राइडे और सैटरडे में पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? मेरा रात 8 बजे होता है, पाकिस्तान का 8:30 बजे होता है, और हारिस का ये सामने आ गया 3 बजे होता है फ्राइडे 3 को। 3 बजे, जो कि तकरीबन आपके रात 8-9 बजे तक चला जाता है कम से कम। अच्छा, 3 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। हाँ पाकिस्तान जी, स्टैंडर्ड टाइम। चले। और हैरत साहब का जो सैटरडे को होगा वो 4 बजे। नहीं, वो गालिब का।
गालिब मेरा हाँ, 8 हाँ, बजे, मेरा रात 8 बजे, मेरा रात 8 बजे, 8 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। पाकिस्तान के 8:30 बजे, इंडिया के 8 बजे, पाकिस्तान ठीक, के 8:30 बजे। थैंक यू वेरी मच, सो क्या काइंड है ऑफ सर, यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।